जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे हम समसामयिकी करंट अफेयर्स के अंतर्गत। हम लोग सितंबर माह की क्रॉनिकल को पढ़ रहे थे और उसी के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आर्थिकी से। आर्थिकी से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं करंट के भी फॉर्म में, और जो इकोनॉमिक्स होता है अर्थशास्त्र वहाँ से भी जो क्वेश्चन आते हैं वो अधिकतर करंट के ही फॉर्म में आते हैं। तो बात करेंगे सीधे हम आर्थिकी के बारे में। आर्थिकी का आज में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे सब पर चर्चा करेंगे। सीधे बात करेंगे हम लोग खुदरा मुद्रास्फीति की कमी के बारे में। पहला हेडिंग है, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है ये सब, ये प्रत्येक मंथ क्योंकि ये जारी होती रहती है तो इससे कोई बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं बनती हैं। खुदरा मुद्रा स्फीति जो होती है ये जारी कौन करता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एसओ जारी करता है खुदरा मुद्रास्फीति। अगर हम बात करें मौद्रिक नीति समिति के बारे में तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मौद्रिक नीति समिति अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही पूछा जाता है। जीके जीएस है, स्टैटिक जीके है, तो हम इसको देख लेते हैं। मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, याद रखेंगे एक्ट कब आया था 1934 के अंतर्गत 6 सदस्यीय समिति होती है जिसका कार्य भारत की मौद्रिक नीति के संबंध में निर्णय लेना होता है। ठीक ना, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की स्थापना हुई थी 2016 में उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर। आप देखे होंगे बहुत बार ऐसी समिति आ जाती है जैसे कि नरसिंघम समिति, मल्होत्रा समिति, ये सब जो समितियां आती रहती हैं, समितियों से इकोनॉमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण समिति है उर्जित पटेल समिति। उर्जित पटेल समिति की ही सिफारिश पर क्या बनाया गया, हमारा मौद्रिक नीति समिति बनाई गई। कब? 2016 में। इसमें 3 जो सदस्य होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के होते हैं तथा 3 ऐसे मेंबर होते हैं जो भारत सरकार द्वारा चुने जाते हैं। मौद्रिक नीति समिति में बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और समान मतों की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर अपना निर्णायक मत देता है। आरबीआई को खुदरा मुद्रास्फीति को 4% ±2% के स्तर पर बनाए रखना आवश्यक है। ये भी याद रखेंगे कि खुदरा मुद्रास्फीति की जो दर होती है वो कितना होना चाहिए, वो 4% ±2%, मतलब कि 6% और 2% के बीच में होनी चाहिए। तो 4% ±2% के स्तर पर बनाए रखना आवश्यक है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति को सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 4% ±2% पर खुदरा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का काम सौंपा है। तो याद रखेंगे ये वाला पॉइंट, 4% है, प्लस माइनस में 2% हो सकता है, 2% ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर यह मौद्रिक नीति समिति और खुदरा मुद्रास्फीति को मतलब कि निकालती है, या जो भी उसका मापक होता है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ये मापती है। सीधे हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अगर हम एक बार और देख लें खुदरा मुद्रास्फीति, क्योंकि इसमें काफ़ी फैक्ट आ गया, तो ये तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन खुदरा मुद्रास्फीति कौन जारी करता है, तो यह अभी मई माह के लिए हुआ था, कोई बहुत महत्वपूर्ण। मैंने आपको बताया कि ये प्रत्येक मंथ के लिए आती रहती है, तो बस इतना जान लेते हैं, खुदरा मुद्रास्फीति राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ये जारी करता है। अब उसके बाद मौद्रिक नीति समिति के बारे में आपको बता दिए हैं, सब कुछ यहाँ दिख रहा है। अब इसको एक बार और पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। कागज आयात निगरानी प्रणाली, ये सब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जीएसटी दरों में परिवर्तन कर दिया गया है। हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में जीएसटी दरों में परिवर्तन का फैसला किया गया है। परिवर्तन की दरों में 18 जुलाई 2022 से लागू कर दिया गया है। चेक जारी करने के लिए शुल्क के रूप में बैंक 18 जुलाई 2022 से 18% जीएसटी वसूल करेंगे। तो जो चेक जारी किया जाता है उसके शुल्क के रूप में बैंक 18 जुलाई से 18% जीएसटी वसूल करेंगे। अगर हम बात करें ई कचरा पर, जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% कर दी गई।
ई कचरा को रोकने का सरकार काम कर रही है, और जिस भी चीज़ को सरकार रोकने का काम करती है उस पर टैक्स को ही बढ़ाती रहती है, जिससे काम उस पर काम हो। तो ई कचरा पर अब जीएसटी कितनी हो गई, 5% से बढ़ा के 18% कर दी गई। देखो, विद्युत चालित वाहनों पर इसका प्रमोशन कर रहा है, तो जीएसटी को घटाया जाएगा। विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी 5% की छूट दी जा रही है। तो ई कचरा पर कितना जीएसटी है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको बता दें कि जो जीएसटी ये दरें हैं, अंडे पे एक बार कितना, मतलब छिले हुए अंडे पर कितनी % जीएसटी लगती है, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। तो इस तरह मैं आपको बता दूं कि जो जीएसटी का कितना किस पे है, वह क्वेश्चन कई अन्य एग्जाम में देखे गए हैं, यूपीएससी तक में देखे गए हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ई कचरा पर जीएसटी 5% से बढ़ा के 18% कर दी गई है। इसी को एक याद रख लेंगे। बाकी अब आ जाएंगे सीधे हम बात करेंगे 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक कौन जारी करेगा। उद्योग है तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा, ठीक ना। संयुक्त सूचकांक मई 2021 के सूचकांक की तुलना में मई 2022 में 18.1% तक बढ़ा, क्योंकि देखिए कोविड था तो 2020-2021 में सब कुछ घट गया था, और उसी लिए देखिए आप मई 2022 में 18.1% बढ़ा दिखा रहा है। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ हम बात करेंगे 8 प्रमुख कोर उद्योग हैं कौन कौन से। और एक बार और हम देख लें, अगर जो वर्तमान में 8 प्रमुख उद्योगों कोर उद्योग हैं उनका भारांक अगर देखा जाए तो सबसे अधिक भारांक है पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन का। 8 प्रमुख कोर उद्योगों में सबसे अधिक भारांक किसका है, तो पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन का सबसे अधिक भारांक है। वैसे भी निर्यात या आयात की बात करें तो सबसे अधिक पेट्रोलियम का ही आयात होता है, निर्यात की बात करें सबसे अधिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ही निर्यात करते हैं, तो इसलिए याद करेंगे। तो इसी वजह से 8 प्रमुख उद्योगों का जो भारांक है उसमें भी पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन का ही पहला स्थान है। बात करेंगे 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन द्वारा जारी किया जाता है, जो कि उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इस सूचकांक का आधार वर्ष याद कर लेंगे, महत्वपूर्ण होता है। कितने सूचकांक है, 3 से 4 सूचकांक, जो खुदरा मूल्य सूचकांक हो, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो, थोक मूल्य सूचकांक हो, इन सब का आधार वर्ष याद करके रखेंगे, क्योंकि आधार वर्ष से क्वेश्चन आए हुए हैं। 8 प्रमुख उद्योग कौन कौन है, तो पहला हो गया पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन, बिजली उद्योग, स्टील उद्योग, कोयला उत्पादन उद्योग, कच्चा तेल उद्योग, प्राकृतिक गैस उत्पादन उद्योग, सीमेंट उत्पादन उद्योग और उर्वरक उत्पादन। ये 8 कोर उद्योग हैं, इनको भी याद रखेंगे। बात करेंगे वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी कौन करता है, रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। बात अगर हम करें अब नेक्स्ट का देखा जाए तो व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2020 जारी किया गया है। किसने, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं कौन, निर्मला सीतारमण ने। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2020 के अंतर्गत राज्यों के सभी प्रदेशों की आकलन रिपोर्ट जारी की। यह 5वां संस्करण है। तो व्यापार सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन के आधार पर आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। कोई ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इतना याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, और अपना उत्तर प्रदेश अचीवर्स कैटेगरी की श्रेणी में आ गया है। अगर हम बात करें भारत के विदेशी ऋण में वृद्धि हो गई है, तो विदेशी ऋण में वृद्धि 2-3 महीना में कम ज़्यादा होता रहता है, कोई बहुत इसमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ध्यान देना कि विदेशी ऋण है कितना, तो वह है 620.7 अरब डॉलर, इसी के आसपास है। 600, 599, 610, 615 इसी के आसपास हो, चलता रहता है। डॉलर की कीमत कम ज़्यादा होती तो उससे वो घटता बढ़ता रहता है। अगर हम बात करें अमेरिकी डॉलर भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक बना हुआ, ये भी याद रख लेंगे कि भारत के जो विदेशी ऋण है उसका सबसे बड़ा घटक कौन है, अमेरिकी डॉलर। इसकी हिस्सेदारी है 53.2%। इसके बाद भारतीय रुपया है 31.2%। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिसको बोलते हैं SDR ए है 6.6%, एन है 5.4% और यूरो है 2.9% का स्थान। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेंगे कि अमेरिकी डॉलर भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक बना हुआ है, जिसमें 53.2% की हिस्सेदारी। दूसरे नंबर पर रुपया का है, रुपया की जिम्मेदारी मतलब बात होती है।
अगर हम बात करें डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क, ये सब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये सब जहाँ डिजिटल इंडिया इन सब की चीज़ों की बात करें मेंस में पॉइंट से दिखाया जा सकता है। एक बात और आपको कहना चाहेंगे कि जो भी चैनल पे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पूरा वीडियो देखें, वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग करें। एक और फैक्ट अब देख लेते हैं, एनटीपीसी समूह के 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की लक्ष्य का हिस्सा है। एनटीपीसी का लक्ष्य कितना है? 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है एनटीपीसी का। स्टार्टअप स्कूल इंडिया, गूगल ने स्टार्टअप के लिए गूगल पहल के हिस्से के रूप में स्टार्टअप स्कूल इंडिया को लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने? गूगल ने। क्या लॉन्च हुआ है? स्टार्टअप स्कूल इंडिया। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। याद रखेंगे, सिर्फ इतना याद रखिए, किसके द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वनिधि महोत्सव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में पीएम स्वनिधि योजना की सफलता का जश्न मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने 9 से 31 जुलाई तक स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया था। स्वनिधि महोत्सव स्ट्रीट वेंडर के विकास की कहानी है और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को पहचानने का त्यौहार है स्वनिधि महोत्सव। बात करेंगे पीएम स्वनिधि योजना के बारे में, जीके जीएस फैक्ट से बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को स्ट्रीट वेंडरों को कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा के लिए शुरू किया गया था, क्योंकि कोविड में इन सबको भी बहुत प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था, बहुत प्रतिकूल प्रभाव, इसीलिए प्रधानमंत्री द्वारा पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की गई 1 जून 2020 को, वो भी स्ट्रीट वेंडर के लिए। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। अगर हम देखा जाए तो पीएम स्वनिधि योजना को याद कर लेंगे, महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी जा गई है और पूछी जा सकती है। ई नाम पोर्टल भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रख लेंगे। कब हुआ लॉन्च है? तो ई नाम पोर्टल 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। स्टेटमेंट के रूप में ही अब आएगा, बाकी इसका काम खत्म हो चुका है ई नाम का। तो 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया। डिजीवाणी कॉल सेंटर, महिला किसानों ने अपना व्यवसाय बढ़ाने की मदद करने के लिए नैसकॉम फाउंडेशन ने गूगल के साथ एक डिजीवाणी कॉल सेंटर की स्थापना की है। किसने? नैसकॉम फाउंडेशन ने गूगल के साथ एक डिजीवाणी कॉल सेंटर की स्थापना की है। तो किसने किसने मिलकर? नैसकॉम फाउंडेशन और गूगल ने। 3 बैंकों को विदेशी खरीद की अनुमति, रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। वह 3 बैंक कौन कौन है? तो वह 3 बैंक HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक को ऋण पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने और सीधे बैंक हस्तांतरण करने का अधिकार सौंपा गया, कार्य सौंपा गया है। बात करें रक्षा निर्यात में वृद्धि हो गई है, ये सब चीज़ें होती ही रहती हैं। शहरी सहकारी बैंक, एक और एक्ट याद कर लेंगे, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, ये याद कर लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक, जीके जीएस से अंतर्गत आ जाएगा, इसको देख लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक जिसको बोलते हैं RBI की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI की स्थापना RBI एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक था। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के शक्तिकांत दास गवर्नर हैं इसके। आगे बात करेंगे हम लोग 2022-23 के लिए भारत के विकास का अनुमान है 7.4%। यह सब ऐसे आता रहता है बार बार बहुत से संस्थाओं का, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद आगे फिर हम बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे? IMF की ये रिपोर्ट थी। तो IMF से GK GS और UPPET या किसी भी एग्जाम UPPCS में
या अन्य कोई एग्जाम हो, वहाँ आईएमएफ का मुख्यालय हो गया, कब बना, क्या क्या इसमें मतलब प्रोसेस रही, उसके बारे में पूछ लेते हैं, सीधे देखते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नामक 2 संगठनों की स्थापना की गई। वर्ष 1945 में किया गया था। कब? 1945 में। आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 189 है। भारत ने 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ की सदस्यता ग्रहण की थी। ठीक, उसके बाद बात करेंगे वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ द्वारा ही जारी की जाती है। तो ये दोनों फैक्ट अति महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद कुछ वन लाइनर समसामयिकी जो कि महत्वपूर्ण होते हैं उनको देख लेंगे। 12 जुलाई 2022 को देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वडोदरा स्थित राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान स्थित कहाँ पे है? तो ये वडोदरा में स्थित है, को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस डीम्ड यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपग्रेड किया जाएगा। तो एक अभी ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। पहले इसका नाम था राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, कहाँ पे है? वडोदरा में। अब इसको गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में। बाद में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। भारत सरकार ने जीएसटी मुआवजा उपकर लगाने की समय सीमा 4 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दी। भारत सरकार को पैसे की बहुत आवश्यकता रहती है हर समय। इस समय तो ये आम जनता पर सेस लगा रहे हैं, जिसको उपकर बोलते हैं हम लोग, सरचार्ज, ये सब लगा के लोग अपना पेट भर रहे हैं और पैसे का कलेक्ट कर रहे हैं। तो अब इसको 4 वर्ष, अब ख़त्म करने का समय आ रहा था, तो 4 वर्ष के लिए जीएसटी पर जो मुआवजा होता है उस पर उपकर के बढ़ा दिए 4 वर्ष के लिए। कोई ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, इसको ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ आर्थिकी सेगमेंट यहीं पे समाप्त होता है। एक चीज़ मैं और कहना भूल गया था, उसके बारे में फिर से इसका जिक्र करता हूँ। जो भी जीएसटी की बैठक हुई थी उस पर मैंने जोर नहीं दिया। जीएसटी की बैठक महत्वपूर्ण होती है, किस शहर में हुई है वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो उस शहर को आपको याद कर लेना है कि जीएसटी की बैठक किस शहर में हुई थी, इसको हम लोग याद कर लेंगे। ये रहा, देखिए, तो चंडीगढ़ में, इस पर फोकस नहीं किए थे। जीएसटी की जो 47वीं बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? चंडीगढ़ में। तो इसी के साथ आर्थिकी सेगमेंट समाप्त होता है। अंत में इतना कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।